चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट इस यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज हम लोग का चल रहा है, उस क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे आप लोगों को किस तरीके से 1935 के अधिनियम की भूमिका तैयार हो गई थी। 1927 में, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। साइमन कमीशन 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत होता है। जिन्ना रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन लगातार होते हैं, 30 में, 31 में, 32 में, और सबका कंक्लूजन मिलाकर के 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए आप समझिए ध्यान से। कहा गया कि एक संघ बनेगा जिसमें प्रांत तथा देशी रियासत सभी रहेंगे। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट कहा गया, भारत में एक रिजर्व बैंक होगा, केंद्रीय बैंक होगा, जिसका नाम रखा गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या प्रावधान किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन। प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसमें है, 1935 के अधिनियम में। अच्छा, 1919 के अधिनियम में क्या था, 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था, और प्रांत में द्वैध शासन था, द्वैध शासन। अब सीधा क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन ला दिया गया और प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्था ला दी गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। केंद्र में एक बैंक का गठन किया गया जिसका नाम है आरबीआई। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप प्रिवी काउंसिल मतलब ब्रिटेन में आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये प्रावधान किया गया। अब इतना प्रावधान करने के बाद क्या भारत में कांग्रेस के लोग संतुष्ट थे? नहीं संतुष्ट थे। भारत के लोग हमेशा कह रहे थे कि हमको संविधान बनाने का अधिकार दिया, हम अपना संविधान बना के तैयार करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था कि भारतीयों के भाग्य का फैसला करने का निर्धारण केवल और केवल भारतीयों के हाथ में होना चाहिए, न किसी गोरे के हाथ में। इसका मतलब संविधान बनाने का अधिकार हमको दिया जाए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद लगातार अधिवेशन जितने हुए कांग्रेस के, 1936 का, 1937 का, 1938 का, 1939 का, सभी अधिवेशनों में लगातार संविधान सभा के गठन की मांग की गई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, यह अधिवेशन है 1936, 37, 38 और 39। इन चारों अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास में, ठीक है ना। तो चलिए, 1936 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहां हुआ था पूछा जाता है, तो आप कहोगे लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता किए थे। 1937 का जो अधिवेशन हुआ वह हुआ कहां पे? फैजाबाद। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, गांव में, जगह नहीं तो शहर वगैरह में अधिवेशन होता था, फैजाबाद में। और इसकी अध्यक्षता भी कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ही किए थे। इन दोनों अधिवेशनों में हम देखेंगे, इन दोनों अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। क्या की गई? संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अब देखिए 37 आते तक क्या क्या बदलाव हो गया। 1935 के अधिनियम के तहत जो प्रावधान किया गया था कि प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी, वहां पे यह कहा गया कि अब यहां पे क्या किया जाएगा, इलेक्शन होगा और वहां पे एक सरकार बनाई जाएगी। और 11 प्रांत उस समय थे, 11 प्रांत। यहां पर 1935 का अधिनियम का सपोर्ट कांग्रेस कर नहीं रही थी। जब कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी तो कुछ लोग कहे कांग्रेस में कि हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके और क्या करेंगे, प्रांत में जाकर अपनी सरकार बनाएंगे और संवैधानिक रूप से अपनी डिमांड रखेंगे सरकार के पास। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, अगर हम क्या कर देंगे 1935 के अधिनियम के तहत
इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम 35 का अधिनियम का क्या करते हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो विरोध करने वालों में कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, उसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग थे। गांधी जी को आपको बता चुके हैं कि ये राजनीति से अलग हो चुके थे, फिर भी अपना बात रख देते थे। गांधी जी से पूछा गया आप क्या कहते हैं, तो गांधी जी बोले कि हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट न किया जाए। लेकिन 1936 आते आते कन्विंस कर लिए लोग, सब लोग, गांधी जी मान गए, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग मान गए कि 1937 में जो आम चुनाव होने वाला है, 1937 में आम चुनाव जो होने वाला है, आम चुनाव का मतलब क्या होता है, आम चुनाव का मतलब ये होता है, इसका इंग्लिश होता है जनरल इलेक्शन। इसका मतलब होता है कि जिस राज्य या देश में चुनाव हो, सभी सीटों पर एक साथ होता है, उसे कहते हैं आम चुनाव। चुनाव 3 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिए, आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव। आम चुनाव का मतलब ये होगा कि अपने समय पे पूरे राज्य या पूरे देश के सभी सीटों पर जो इलेक्शन होता है उसे कहते हैं आम चुनाव। अगर टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ है और बीच में कोई 1, 2, 4, 5 सीट खाली हो जाए किसी के मृत्यु के कारण या पद छोड़ने के कारण, वहां पे जो इलेक्शन करवाया जाता है उसे कहते हैं उपचुनाव। और अगर अपना टेन्योर कंप्लीट करने के पहले पूरी सरकार गिर जाए और फिर से सभी सीटों पर इलेक्शन करा जाए उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। तो ये कौन था, आम चुनाव था, ठीक है। तो आम चुनाव में कांग्रेस भाग लेती है और टोटल 11 स्टेट थे उस समय, 11 प्रांत था। 11 में से 6 में पूर्ण बहुमत और 2 जगह पे गठबंधन की सरकार कांग्रेस बनाई, गठबंधन की सरकार कांग्रेस बनाई। ये 2 जगह गठबंधन कहां था, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र, मतलब जहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, और दूसरा कौन सा क्षेत्र था, असम, ठीक है। ये 2 जगह पे गठबंधन की सरकार, बाकी 6 जगह पूर्ण बहुमत और 3 जगह पे मुस्लिम लीग अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करके और सरकार बनाती है। इसमें मुख्यमंत्री लोगों का नाम आपको याद रखना है, तो आप याद रखिएगा, बिहार में श्री कृष्ण सिंह, यूपी में ये गोविंद बल्लभ पंत जी, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान, मद्रास में सी राजगोपालाचारी। इन 4 लोगों में से पूछता है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। यहां पे इलेक्शन हुआ और अब क्या हुआ, इस इलेक्शन में जीतने के बाद कांग्रेस को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि पूरी जनता भारत की क्या है, हमारे साथ है। इसलिए कि उस इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि इतना जबरदस्त तरीके से 11 में से 8 प्रांतों में अगर आपको बहुमत मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है। अब कांग्रेस को जब कॉन्फिडेंस आया तो 1938 का अधिवेशन होता है, 1938 का। ये अधिवेशन कहां था, हरिपुरा में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन बन गए, सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही जोशीले युवा, इनके जैसा देशभक्त नेता गिनने मात्र के ही मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त नेता, और उस समय अपने पीक पे थे। अब हरिपुरा का अधिवेशन में अध्यक्षता जैसे ही मिली, इन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि हम लोग क्या करेंगे, अब पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे, अपना संविधान हमको चाहिए, इसकी डिमांड करेंगे, और एकदम उग्र रूप से। और गांधी से इनका मत मिल नहीं रहा था। रीजन क्या था, इनका मानना यह था कि देश की जनता के ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित करके ही शासन चलाया जा सकता है। महात्मा गांधी का क्या था, राम राज्य स्थापित किया जाए, मतलब सब लोग अपना शासन खुद चलाएं, ठीक है। इनका मानना यह था कि देश की गरीबी को दूर करने का एकमात्र संसाधन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। महात्मा गांधी का मानना यह था कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर के देश को संपन्न किया जा सकता है। मतभेद बढ़ता जा रहा था, हालांकि महात्मा गांधी कांग्रेस मतलब इसमें सक्रिय नहीं थे, ठीक है। अगला अधिवेशन होता है 1939 का, जनवरी में होता है अधिवेशन, जनवरी। महात्मा गांधी उसमें आए थे, बुलाया गया था उनको। महात्मा गांधी आए और बोले कि अब सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए, और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता को चुनौती दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कि नहीं बनना चाहिए। आपको बता दें कि इलेक्शन में अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर के वोटिंग नहीं होती थी। एक तरीके से मान ली कि महात्मा गांधी जिसको कह देते हाँ ठीक है इनको बना दिया जाए, वही बनता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते कि सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनाना चाहिए, बहुत ही उग्र हैं। लेकिन महात्मा गांधी बोले कह रहे नहीं बनने तो महात्मा गांधी के हस्तक्षेप की वजह से सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में अध्यक्ष बने थे। अब बात है त्रिपुरी की। 1939 में कहां पे हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन। अब इस त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी बोले
कि अबुल कलाम आजाद बनेंगे और अबुल कलाम आजाद अपना नॉमिनेशन किए, लेकिन तुरंत आकर के सुभाष चंद्र बोस क्या कर दिए, नॉमिनेट हो गए कि हम अध्यक्षता का चुनाव लड़ेंगे और इस बार क्या होगा, इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। और ये चीज देख करके अबुल कलाम आजाद अपना नाम वापस ले लिए कि इनके खिलाफ लड़ेंगे तो हार जाएंगे। कहा था कि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया से बोले कि आप लड़ जाओ, उनका हिम्मत नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी कहने पे पट्टाभी सीतारमैया लड़ गए और 200 वोटों के भारी अंतर से हार गए। हारने के बाद गांधी जी बाहर आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि चूंकि पट्टाभी सीतारमैया लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हम उनको लड़वाए, इसलिए ये हार हमारी हार है, जो जीते हैं उनको बधाई, लेकिन ये हमारी हार है। और मतभेद बढ़ता गया, गरम दल और नरम दल कहा जाए तो उसमें मतभेद बढ़ता गया। और कहा था कि मार्च 1939 में पूना त्रिपुरी में एक मीटिंग हुआ जिसमें बहुत कम लोग गए, और ये देख करके कम लोग गए, एक रेजोल्यूशन सुभाष चंद्र बोस लाए और रेजोल्यूशन वहां पास नहीं हुआ, गिर गया। आप सोचो, अध्यक्ष अगर कोई बात कहे और वहीं के लोग उसको मतलब गिरा दें, तो ये बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है। सुभाष चंद्र बोस को यह बुरा लगा कि लोग महात्मा गांधी के चक्कर में, हमारे लोग, हमारे का मतलब जो गर्म विचारधारा के लोग थे, वो भी साथ छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और अपनी पार्टी बना ली, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, कौन, सुभाष चंद्र बोस। अब फॉरवर्ड ब्लॉक बन के तैयार हो गई। अगस्त 1939 में कांग्रेस अपना मीटिंग करती है और मीटिंग करने के बाद सुभाष चंद्र बोस की इस कदम की वजह से उनको सदस्यता कांग्रेस से निकाल देती है और उनको 3 साल तक किसी पद पर नहीं रहने के लिए वंचित कर देती है। ठीक है, वो अलग हो जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं। 1940 में देश को छोड़ देते हैं, इसलिए अंग्रेज उनको नजरबंद कर दिए थे। देश को छोड़ने के बाद जर्मनी, जापान होते हुए पहुंचे सिंगापुर, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज के कमांडर बन गए। उनको अलग से पढ़ाएंगे। अब यहां पे चलिए हम इसको बताते हैं, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब इस अधिवेशन के बाद अगस्त 1940 आता है। उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं कि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है यूरोप में, और कांग्रेस के सभी विधानमंडल, 8 विधानमंडल सरकार थी ना उनकी, बिना पूछे भारत को ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अब ये जितने मुख्यमंत्री, सबको गुस्सा आता है कि भाई इतनी बड़ी पार्टी हम हैं, हमसे पूछो तो कि हम लड़ना चाहते हैं कि नहीं। कुछ भी नहीं पूछा गया। तो कांग्रेस 8 प्रांतों से एक साथ इस्तीफा दे दी। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किए और मोहम्मद अली जिन्ना मुक्ति दिवस मनाया। पूछा जाता है कौन धन्यवाद प्रस्तुत किया और कौन मुक्ति दिवस मनाया, तो मोहम्मद अली जिन्ना मुक्ति दिवस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धन्यवाद प्रस्ताव मनाया। क्लियर है। 1940 आया, 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव लाया गया। कौन लेके आया? लॉर्ड लिथगो अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं। चूंकि 8 अगस्त को आया था इसलिए अगस्त प्रस्ताव कहा था इसको। और इसमें उन्होंने कहा कि हम आपको संविधान सभा गठन करेंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद आप लोग हमारा साथ दीजिए। कांग्रेस साथ देगा नहीं। तब पूरे भारत में यह अफवाह फैला दी गई कि कांग्रेस हम लोग के साथ है, द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मिथ्या को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी के कहने पे पूरी कांग्रेस की टीम एक एक करके सत्याग्रह प्रारंभ करती है, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन बने, द्वितीय कौन बने और तृतीय कौन बने? तो प्रथम बने आचार्य विनोबा भावे। द्वितीय बने जवाहरलाल नेहरू। तृतीय बने ब्रह्मदत्त। ठीक है। और 1941 आते आते लगभग 60,000 सत्याग्रही हो गए। इन लोग का काम क्या था सर? ये अपने अपने घरों से चलते थे दिल्ली की तरफ और रास्ते में सबको जागरूक करते जाते थे कि भाई देखो, हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं, हम लोग द्वितीय विश्व में शामिल नहीं हैं, हम लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, हम संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, आप लोग भी समर्थन न करो। लोगों को जागरूक करना, अपने साथ जोड़ना।
और इस तरीके से करके प्रथम सत्याग्रह क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह चल पड़ा। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह को देख करके और द्वितीय विश्व में जापान जर्मनी की ताकत, बढ़ती हुई ताकत को देख करके जापान चलाया था बर्मा तक। 1942 में अमेरिका और ये ब्रिटेन पे अमेरिका का दबाव बढ़ा और ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव लेकर आया जिसको कहते हैं क्रिप्स मिशन। क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो आया वह 1942 में आता है भारत में। कब आता है? 1942 में, मार्च 1942। क्या नाम था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है। क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव लाया गया कि संविधान सभा गठन करेंगे भाई, हम संविधान सभा बनवाएंगे, डोमिनियन स्टेट देंगे। डोमिनियन स्टेट का बात ही हटा दो, इसमें कह दिया गया था कि भारत को संघ बनाएंगे, संघी। इस संघ में प्रांत प्लस देशी रियासत सब शामिल होंगे, लेकिन देशी रियासत अपनी इच्छा अनुसार शामिल होंगे। इच्छा अनुसार, मन करे तो शामिल हो जाए, मन करे तो शामिल न। मुस्लिमों को क्या क्या दिया जाएगा? प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मुस्लिम लीग तुरंत इसका बहिष्कार कर दी। मुस्लिम लीग कही कि यहां तो पाकिस्तान की बात ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें। और कांग्रेस इसको एक सिरे से खारिज कर दी। क्यों? इसलिए कि इसमें एक प्रावधान था, युद्ध समाप्ति के बाद दिया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद। गांधी जी बोले कि ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। और ये चेक वैसे बैंक का है जो बैंक क्या हो रही है? दिवालिया हो रही है। जवाहरलाल नेहरू बोले कि यह उस मतलब ये चौकट पे लगी हुई जंग लगी कील के समान है क्रिप्स मिशन। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन क्या हो गया? फेल हो गया। क्रिप्स मिशन जैसे ही फेल हुआ, कब हुआ था ये? मार्च 1942। जुलाई 1942 में, जुलाई 1942 में वर्धा में एक सम्मेलन होता है। कहां पे होता है? वर्धा में, गुजरात के वर्धा में एक सम्मेलन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्धा में, कहां वर्धा है? गुजरात में। कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन। और इस अधिवेशन में गांधी जी कहते हैं कि अब समय आ गया है एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए। लेकिन मई 1942 में कांग्रेस के गरम दल के कुछ नेता बोले थे आंदोलन खड़ा करने के लिए, तो गांधी जी मना कर दिए थे कि नहीं, ये सही नहीं है कि अंग्रेज एक तरफ फंसे हुए हैं तो हम लोग भी उसका लाभ उठाएं। लेकिन 2 ही महीने बाद जुलाई में अगर वो कहते हैं तो कांग्रेस के सभी लोग शांत रहे, कुछ मुस्कुरा भी दिए और ये कहे कि आंदोलन करना ठीक नहीं है, आप ही बोले थे। गांधी जी गुस्साए और उठ के खड़े हुए और इसी अधिवेशन में वर्धा में ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम, नोट कर लीजिएगा आप लोग, कि हम एक मुट्ठी रेत से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। एक मुट्ठी रेत से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और उठ के चल दिए वहां से। कहा था कि सभी लोग खड़े हो गए, डर गए कि भाई एक 73 साल के थे, सोच लो उनकी क्या हैसियत रही होगी कि पूरा कांग्रेस एक तरफ, कांग्रेस मतलब देश एक तरफ, वो व्यक्ति अकेले एक तरफ, और चुनौती देकर अकेले चल दिए। फिर सब लोग मना के लेके आए कि भाई चलिए आंदोलन होगा। जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया तो बोले कि हम 2 धारी तलवार पे खड़े होने जा रहे हैं, इधर गिरे तभी कटे, उधर गिरे तभी कटे। ठीक है। और उसके बाद 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को पूरे भारत में कांग्रेस अपने इस एजेंडा को समझा दी। और उसके बाद से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक, ये टैंक है वो पेट्रोल टंकी वाला नहीं, टैंक मैदान का नाम है, फील्ड में इकट्ठा हुए लोग, महात्मा गांधी भाषण दिए और उसी दिन क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि भाषण में महात्मा गांधी 2-3 शब्द यूज किए। पहला शब्द यूज किए कि सभी लोग अपने आप को गांधी समझे, सभी लोग अपने आप में नेता हैं। दूसरा बोले कि अगर संभव हो तो सब लोग एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का अपने हर सांस में बिछा लो, मतलब सांस चले, धड़कन चले तो वो मंत्र ही जाप करो, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया इन्होंने। और कहा कि आज के बाद या तो हम आजादी ले लेंगे या आजादी के लिए लड़कर मर जाएंगे।
इन्होंने छात्रों से अपील किया कि अगर आप लोगों के पास आत्मविश्वास है तो आप लोग पढ़ाई छोड़ो और तब तक मतलब प्रतिज्ञा लो कि नहीं जाएंगे स्कूल में जब तक आजाद ना हो जाएंगे। किसानों से कहा कि अगर आपके जमींदार आपके साथ हैं, सरकार के विरोधी हैं, तो आप उनको लगाम दो, उनका साथ दो, लेकिन अगर जमींदार विरोधी नहीं है, सरकार समर्थन कर रहे हैं जमींदार, तो आप उनका विरोध करो। सैनिकों से कहा कि आप नौकरी न छोड़ो लेकिन हथियार नहीं चलाएंगे, बोल दो, गोली नहीं चलाएंगे। पब्लिक से कहा गया कि आप जो वर्कर काम कर रहे हो कंपनी वगैरह में, आप कंपनी में काम करने जाओ लेकिन काम ना करो, मतलब अवज्ञा करो बात का। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश की जनता से अपील करेंगे कि अगर अहिंसा और कायरता में हमको एक चीज चुनना हो, सॉरी, हिंसा और कायरता में, हिंसा मतलब मारकाट करना, आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी हिंसा के विरोधी थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हिंसा और कायरता में एक चीज चुनना हो तो हम हिंसा चुनेंगे। ये शब्द बहुत बड़ा है, घुमा फिरा के ये कहना कि आप लोग हिंसा करो लेकिन आजादी लो। अब आजादी न लेना कायरता है, मतलब आजादी के लिए हिंसा पे उतारू हो जाओ, इसके समर्थन हम भी कर रहे हैं। इनडायरेक्टली महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। 0 आवर के तहत विदिन 1 आवर सबको गिरफ्तार कर लिया, बड़े नेता लोगों को, लेकिन पूरे देश में जबरदस्त तरीके से आंदोलन चल उठा। पैरेलल सरकारें बनी, किसान, मजदूर और सैनिक इसके रीढ़ की हड्डी थे। किसान दिन भर काम करते, रात भर लूटपाट, ट्रेन लूटी जाती थी, पटरियां उखाड़ दी जाती थी, पुलिस स्टेशन फूका जाता था, हर जगह जबरदस्त तरीके का विरोध, और पुलिस जबरदस्त तरीके का दमन करना प्रारंभ की इस आंदोलन का। लेकिन क्रूरता भरा आंदोलन और तेजी से बढ़ रहा था, अंग्रेजों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। अंग्रेज सरकार जबरदस्त तरीके से दबाव बनाई थी महात्मा गांधी पे कि आप अपील करो कि हिंसा ना हो, लेकिन महात्मा गांधी मना कर दिए। उन्होंने कहा कि यह हिंसा आपके द्वारा दमन कार्रवाई का परिणाम है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। तो उनसे कहा कि आप तो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके कर्मों का परिणाम उनको मिल रहा है तो हम क्या करें। और पैरेलल सरकारें कहां कहां बनाई गई आप नोट कर लीजिए। पहले सतारा में बनाई गई, महाराष्ट्र के सतारा में, यूपी के बलिया में, सतारा में कौन मतलब जो चलाया गया सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा समय तक चलाया गया। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, पूछा जाता है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में चलाया गया। ये पैरेलल सरकारें चलाना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, छात्र स्कूल छोड़ना स्टार्ट कर दिए, पूरा छोड़ कर बैठ गए कि हम क्या करेंगे, आपके साथ आंदोलन में हैं। 8 अगस्त को महात्मा गांधी बोले थे, और 11 अगस्त की घटना है पटना की, 11 अगस्त 1942 की पटना की। पटना के कुछ विद्यार्थी सचिवालय पे झंडा फहराने के लिए चल दिए, उसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। ठीक है, उसमें उमाकांत सिंह थे, ठीक है, रामानंद सिंह थे, सतीश झा थे, जगपति कुमार थे, देवीपत चौधरी थे, राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे। ये 7 लोग इसमें शहीद हुए थे। पटना का कोई भी एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन पूछा था बिहार से रिलेटेड। कहां ये लोग कहां चले, सचिवालय पे झंडा फहराने। इसमें से हाई स्कूल में 4-5 लोग पढ़ते थे, एक बस कॉलेज में पढ़ते थे, 15 साल 16 साल के लड़के थे जो कि शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा विस्तार। इसमें 1943 में महात्मा गांधी को लगा कि आंदोलन थोड़ा शिथिल हो रहा है, तो उपवास रख दिए और 24 दिन तक लगातार उपवास किए। तबियत इतना भी, इनके पत्नी की मृत्यु हो गई उपवास करते समय, कस्तूरबा गांधी। ये पर्सनल सेक्रेटरी जो थे, सचिव थे, भूलाबाई देसाई, उनकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी की तबियत इतना बिगड़ गई कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहे थे सब। क्यों? इसलिए कि अंग्रेजों को, चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री था, वो बोला कि कमबख्त पूरी दुनिया से जो हम जीत रहे हैं तो इस बुढ़े से कैसे हार जाए, इसको मार दो। अगर ये बुढ़ा मर गया तो साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा कांटा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को किस तरह पता चल गया, पब्लिक धावा बोल दी जेल पे, और आनन फानन में उनको क्या करना पड़ा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और महात्मा गांधी बच गए। और हमारा